नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पैटर्न कंपटीशन प्रोफाइल पर। तो इस सीरीज़ में यानी इस प्लेलिस्ट में कंपटीशन बेस्ड जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन के पैटर्न, अलग अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन अवेलेबल हैं मार्केट में, बच्चों मैंने छांट के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। चाहे एक्स इंस्टीट्यूट हो, चाहे वाई इंस्टीट्यूट हो, चाहे जेड इंस्टीट्यूट हो, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे विद डिस्कशन। अब अटेम्प्ट करने का तरीका आपका क्या होगा, इसको वो आपको समझना है। अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले मैं चार्ज एंड फोर्स इस पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करनी है पॉज एंड प्ले फंक्शंस के साथ। पैरेलल में जैसा आपको सब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पैरेलल में सब्जेक्टिव पैटर्न वाले भी चल रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव वाले। इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ, म्यूट द साउंड एंड पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी क्वेश्चन। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करेंगे, हमें पूरी फिजिक्स तैयार करनी है, फिर केमिस्ट्री भी करेंगे, मैथ्स भी तैयार करेंगे, सब तैयार करेंगे, खूब टाइम है हमारे पास। बिफोर डिस्प्ले ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्व योर सेल्फ, प्ले अगेन एंड प्रोसीड व्हेन यू ऑब्टेन आंसर योर सेल्फ। If you want a fast revision of concepts, then run the video with sound at 1.5x speed, feature available in YouTube। तेज स्पीड पे चला के आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बड़े काम के रहेंगे फॉर रिविजन आल्सो और फॉर अटेम्प्टिंग एज ए टेस्ट आल्सो। तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। Which of the following charges cannot be present on an oil drop in Millikan's experiment? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अकड़ बकड़ बम्बे बो खेलने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो कागज़ और पेन लेकर बैठो। ABCD आपको चुनना है 1 2 3 4 में। तो 1 2 3 4 जो भी आपका आंसर है, यू कैन सेलेक्ट दैट और फिर सही आंसर आपको दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आप राइट या रॉन्ग लगा सकते हो। तो मिल्कन एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में मिल्कन ने क्या किया था? मिल्कन ने बच्चों ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया था कि मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना। तो ये मिल्कन ने पता लगाया था। तो अब बाकी जितने भी चार्जेस होंगे Q = NE के अकॉर्डिंग, वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो आप चेक कर सकते हो Q = NE से क्या ये ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ना तो इतना 4 × ना तो 6 × ना तो 10 × बिकॉज जब 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल लेते हैं तो 3.2 आएगा, 4.8 आएगा एंड सो ऑन, जो उसमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेचर the electric charge of any system is always equal to। नेचर में किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो होगा हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, 0 होगा स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चे जानते हैं इसका सही जवाब। तो सही जवाब इसका क्या है? यू नो वेरी वेल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। बच्चों ऐसे ही मास का भी क्वांटा डिटरमाइन किया गया जिसको ग्रेविटोन बोला गया है। हालांकि ग्रेविटोन की वैल्यू अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, कभी बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए आपको। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी होगा वॉल्यूम में, कंडक्टिंग में चार्ज सिर्फ सरफेस पर होगा। तो एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज अगर आएगा तो सिर्फ सरफेस पर आ सकता है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, उसको बाहर रखा है हमने। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, तो स्फीयर पर नेट चार्ज कितना होगा? तो बच्चों ये सवाल बनाया गया है इंडक्शन के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चुन लीजिए। नेगेटिव होगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। नेगेटिव होगा अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज। नेगेटिव होगा डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर इट्स एंटायर सरफेस। ये 0 होगा। पास में हमने रखा है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बाहर रखा है उसके।
तो होगा क्या, वो अगर सॉलिड है स्फीयर तो भी, और अगर हॉलो है तो भी, अंदर से इलेक्ट्रॉन्स खींच के आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स खींच के आके, अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊं हाउ इट लुक लाइक, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर और ये हमने रख दिया चार्ज Q। तो बच्चों इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, मान लीजिए उस साइड से आ जाएंगे, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, चार्ज अंदर तो रहेगा नहीं, सरफेस पर रहेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 आए तो 4 पॉजिटिव। तो मैं समझता हूँ अब जवाब आपके सामने है। सो करेक्ट आंसर इज 0. Net charge is 0. Next question. Force between two identical spheres charged with same charge is F. Same charge. मान लीजिए Q, तो KQ square by R square is F. If 50% charge of one sphere is transferred to the other sphere, then the new force will be. बच्चों अभी Q और Q था 50%, यानी इसके पास, एक के पास Q/2 रह गया। हमें दिमाग में चला नहीं, कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। Q/2 रह गया, दूसरे के पास कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 3Q/2 हो गया। तो आप सोच लीजिए क्या जवाब होगा, क्योंकि KQ1 Q2 by R² फॉर्मूला आप जानते हैं। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर यार, व्हाट डू यू थिंक? 3/4 इज करेक्ट और 3/8 इज करेक्ट। लिखकर देखें इसको। देखो पहले कितना था, KQ स्क्वायर बाय R², अब कितना हो गया, KQ/2 3Q/2 अपॉन R²। तो 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। क्लियर? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charge placed at distance small r in air exert a force F। ठीक है, R दूरी पर हवा में रखें, फोर्स F लग रहा है। डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए सर्टेन मीडियम, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K आपको दिया हुआ है। तो बच्चों हमें पता है जैसे ही कैपिटल K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखेंगे, फोर्स विल बिकम 1/K। अब 1/K हो गया, और डिस्टेंस जो है नीचे R² में आ रही है, आपको पता है। तो अगर डिस्टेंस को √K टाइम्स कर दिया जाए, या डिस्टेंस को कितना करोगे, 1/√K टाइम्स करोगे, 1/√K टाइम्स करोगे तो K ऊपर आएगा स्क्वायर होकर। तो मैं समझता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया। चुन लो आप इसमें से 4 में से कौन सा जवाब सही होगा। तो करेक्ट आंसर इज R/√K। तो 1/√K टाइम्स करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो K ऊपर जाएगा, तो नीचे जो K आ गया था F' = F/K वाला, उसे K से K कट गया, तो फोर्स वापस F हो जाएगा। 2 charges are placed as shown in figure। ये 9E है, ये 16E है। बड़ा है 16E, 9E छोटा है। Where should a third charge be placed so that it remains at rest? इस लाइन पर तीसरा चार्ज हम कहाँ पर रखें जिससे कि वो रेस्ट पर रहे? बच्चों रेस्ट पर तभी रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में, जब नेट फोर्स 0 होगा। तो 9E जितने फोर्स से उसको रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, सेम फोर्स से 16E को भी रिपेल या अट्रैक्ट करना होगा, तो ये पॉसिबल होगा। तो उसकी दूरी 9E से कम होगी, 16E से ज़्यादा होगी। ये तो कंसेप्ट हुआ। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पेपर पे लिखो, कैलकुलेट करो, और जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं सजेस्ट करूँगा ओरली कैलकुलेट कर लो बच्चों, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। रेशो प्रोपोर्शन में जाओ, मुँह ज़बानी कैलकुलेट कर सकते हो आप, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, जब इस तरह के ऑप्शन होते हैं, गौर करना बच्चों इस बात पे, जब इस तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे 4th ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1 और 2, क्योंकि 1 में क्या जवाब दिया, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E, 9E से 30 सेंटीमीटर होगा, तो नेचुरली 16E से कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। और रेशो मैच करा के देख लो, आंसर आपके सामने। सो करेक्ट आंसर इज 1 और 2। सॉल्यूशन आप बना सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 point charges plus 9Q and Q are capped 16 सेंटीमीटर अपार्ट। सिमिलर कंसेप्ट है।
वेयर शुड ए थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू बी प्लेस बिटवीन दैम सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स किस पर जीरो होना चाहिए, पूरे पर, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, खाली बीच में रख रहे हैं उस पर नहीं, हर एक चार्ज पर जीरो होना चाहिए। कंसेप्ट तो यही है, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है क्या सोच के फ्रेम किया है उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फिर से, जैसे पिछले सवाल की कैलकुलेशन की, और रिजल्ट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q, 9Q से ज़्यादा दूर, टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, और Q के पास में। अगर यहाँ हम ध्यान से देखें 16 सेंटीमीटर, देखो पहली बात तो कैपिटल Q जो है वो होना चाहिए नेगेटिव, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इस सवाल में एक सवाल आप और जोड़ के करो कि कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड कितना हो और नेचर क्या हो। कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना रहेगा, नेचर भी निकालना रहेगा, जिससे कि तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो हो सके, तब हम बात कर सकते हैं सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अदरवाइज खाली कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम की बात की है यहाँ पर, सिर्फ इस बात को समझना है आपको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात ना करते हुए सिर्फ कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम की बात की गई है। अब 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9Q जवाब है, तो ये तो हो नहीं सकते। 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस Q नॉट पॉसिबल, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस Q नॉट पॉसिबल। तो लॉजिकली भी बिना कैलकुलेशन के इसके जवाब तक पहुंचा जा सकता था। ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंट्यूशन भी डेवलप होगा। इंट्यूशन बेस्ड आंसर आप देखेंगे कई सही जाते हैं, इंट्यूशन बेस्ड हमें पता चल जाता है क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चंस किए होते हैं, तो दिमाग में एक डेटाबेस बनता है बच्चों, और वही आंसर तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 balls carrying charges +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स F, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। इफ ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, दोनों पे जोड़ दिया हमने, तो 7 की जगह कितना रह गया, 5 रह गया, -5 की जगह कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपने देखा अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई है 5 7 7 5। द फोर्स बिटवीन दैम विल बी, तो न्यूमेरिकल अब जवाब मिल चुका है आपको, तो सही आंसर टिक कीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज F, क्योंकि 7 5 5 7 से रिप्लेस हो गया है, बाकी सब सेम है और कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी अट्रैक्शन था, अब भी अट्रैक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 equal and like charges when placed 5 cm apart experiences a repulsive force 0.144 Newton. The magnitude of a charge in microcoulomb will be, माइक्रोकूलम में हमें बताना है चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फोर्स F है आपके पास, K Q1 Q2 बाय r²। यूनिट्स का ध्यान रखिए, आंसर यहाँ कूलम में आएगा, उसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁶ साथ में, तो आप देखेंगे सही जवाब होगा 0.2 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 मिलीकूलम एंड 6 मिलीकूलम रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है। इफ़ ईच इज़ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 मिलीकूलम, -4 दोनों को एक्स्ट्रा दे दिया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए 2 मिलीकूलम था, -4 दिया तो -2 हो गया इधर, और इधर -4 दिया तो 2 मिलीकूलम रह गया प्लस में। तो पहले जो प्रोडक्ट आ रहा था बच्चों वो आ रहा था 2 6 12, पहले प्रोडक्ट आ रहा था 12, और अब प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अब प्रोडक्ट आ रहा है 2 × 2 4। तो उसके बेसिस पर 12 से आप आंसर निकाल सकते हो। तो फाइंड द आंसर। आसपास की आवाज़ों का अभी कुछ नहीं कर सकते बच्चों, कुछ लिमिटेशंस तो हैं, ठीक है। सब्जी वाला सब्जी भी बेचेगा, मैं छत पे बैठा हूँ अभी, तो जस्ट इग्नोर इट। वैसे भी कंसंट्रेशन इज़ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इसी दुनिया में रह के हमें काम करना है, इसी दुनिया में रहकर तो जो भी सिचुएशंस हैं ऑल गुड, चाहे कोरोना है, चाहे सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा है, चाहे शोर है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है तो एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है तो एंजॉय करना है, बस। तो करेक्ट आंसर इस बच्चों 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, क्योंकि आपने देखा प्रोडक्ट कम हो गया है तो अब बढ़ तो सकता नहीं,
फोर्स भी कम हो जाएगा। तो 12 न्यूटन से कम में आंसर में जाएं तो 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, 4 न्यूटन रिपल्सिव, दो ही आंसर हैं। तो 60 न्यूटन 12 न्यूटन तो वैसे रिजेक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव हमें पता चल रहा है, ये नेगेटिव होगा चार्ज, जबकि ये वाला पॉजिटिव होगा -4 मिलीकूलम जोड़ने पर, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इक्वल चार्जेस शुड टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखने, एक को अर्थ पे रखना है, एक को मून पे रखना है, टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उनके बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो कैंसिल हो जाए, यानी उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनके बीच काम करे। तो सीधे सीधे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन कैलकुलेट इट। मास ऑफ अर्थ आपको दे दिया है, वो जो चार्ज होगा मान लीजिए Q है तो KQ²/R², देखो R तो कट रहा है दोनों साइड, डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स में भी Gm1 m2/r², तो आपके पास m1 है, m2 है, सीधे ऑर्डर लेना है आपको। तो 10⁻25 10⁻23 मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 25 25 50 होता है, 2 कम कर लो, 23 है ना, तो कितना हो गया 48। तो 10⁻48 के ऑर्डर का तो उधर आ रहा है, और साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई और गौर करना, कौन, कैपिटल G 10⁻11 के ऑर्डर का होता है, तो 48 में से 11 कम कर लो, 6.67 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू है कैपिटल G की। तो मैं ओरली करना सिखा रहा हूँ आपको। तो 48 में से 10 कम किए तो 38, 38 में से एक और कम किया तो 37, तो 37 यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बचा। अब 37 के लिए ये कितना होना चाहिए चार्ज, क्या 26 होना चाहिए, सोच के देखिए आप। 37 के लिए क्या 13 होना चाहिए, क्या 3 होना चाहिए। अब उसमें उधर K जो आ रहा है उसमें 10⁹ है, तो 37 चाहिए, तो उसमें से 9 आप कम कर लो, 9 वहाँ से मिल गया, 9 इंटू 10⁹ वाला 9, तो चाहो तो अब 10 ही कम कर लो पूरा, तो क्योंकि 9 भी तो है ना साथ में, और नहीं तो 9 कम कर लिए, 9 कम कर ले 37 में से, तो कितने बचे, 10 कम करते तो कितने 26 बचते, 27 बचते, अभी 26, तो 13 वाला आंसर मोस्ट सूटेबल है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, 8.6 इंटू 10⁻13। ये मैंने तरीका बताया विदाउट कैलकुलेशन, ओरली हमने इसको सॉल्व किया दिमाग लगा के। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी स्पीड आएगी। A point charge Q1 exert a force F upon another point charge Q2, Q1 Q2 पर लगा रहा है, ठीक है। If a third charge Q3 be placed quite close to Q2, Q2 के बिल्कुल पास लाके आपने तीसरा चार्ज रखा, then the force that charge Q1 exert on charge Q2 will be, तो Q1 Q2 के बीच जो इंटरेक्शन है will it be affected or not? Check your concepts. So what is correct answer? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने, करेक्ट आंसर इज F, इट विल नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा चार्ज आप वहाँ ला के रखो, वहाँ से ले जाओ, इट डजंट मैटर एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2, दो टुकड़े हमने उसके किए, एंड दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कैपिटल R दूरी पर उनको रखा, देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन, उनके बीच काम करने वाला रिपल्शन मैक्सिमम होगा कब, जब वो टुकड़े कितने कितने होंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप सॉल्व कीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स, यू कैन अप्लाई मैक्सिमा मिनिमा। सिमिलर क्वेश्चन मास के लिए बनता है कि एक मास बॉडी, मास के आप 2 टुकड़े कीजिए, तो वो टुकड़े उनको सर्टेन डिस्टेंस पर रखा है, वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। तो अगर आपको याद आ रहा हो ग्रेविटेशन चैप्टर में ये जवाब क्या आता था, m/2 कैसे निकालते थे, हिट एंड ट्रायल था, एक तो हिट एंड ट्रायल, इसमें आप सारे रख के देख सकते हैं हिट एंड ट्रायल किसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है फोर्स, बिना कैलकुलस के हो जाएगा काम, और कैलकुलस से सॉल्व करना है आपको। तो मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म द फंक्शन, पहले फंक्शन बनाएं, फंक्शन बनाकर यानी फोर्स के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे df बाय किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल है यहाँ पे स्मॉल q, df बाय dq उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके आप रिजल्ट निकालेंगे।
डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू बाई 2, डबल डिफरेंशिएट करेंगे d2f बाई dq2, वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाई 2, सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। आधा आधा करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज f when these are 1 मीटर अपार्ट, जब 1 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो f है। नाउ द पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसे रिप्लेस कर दिया हमने, हैविंग द चार्ज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्जेस। फिर से कंसेप्ट है बच्चों, पहले क्या थे पॉइंट चार्ज, अब क्या है स्फीयर्स, रेडियाई क्या है 5 सेंटीमीटर और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी हमने 1 मीटर। तो क्या 5 सेंटीमीटर 1 मीटर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, कैन वी ट्रीट इट एज ए पॉइंट, सोचिए और उसी के बेसिस पे अपना जवाब तय कीजिए। देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम बिकम 10f/9। मैक्सिमम बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, और यहाँ पर हम इनको अभी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जब आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो क्या होने वाला है, चार्जेस कैसे हैं, रिपल्शन है, यानी एक दूसरे को रिपेल के चार्ज सेम नेचर के हैं। दे विल ट्राई टू अरेंज एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इन स्फीयर्स पर, वो बाहर की सरफेस पर चले जाएंगे बच्चों, बाहरी सतह पर। तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस हो गया अब इनके बीच, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो फोर्स विल डेफिनेटली डिक्रीज, कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 चार्जेस 4q and q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l अपार्ट, l डिस्टेंस पर रखा हमने। थर्ड चार्ज पार्टिकल q इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ देम, बीच में लाके रख दिया है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0, उस पर रिजल्टेंट फोर्स, ये जो q वाला है इस पर 0 है, यानी इसके इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, एक कोने पे जो q पड़ा है। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल q, तो कैपिटल q की वैल्यू क्या होगी, तो इमेज माइंड में क्लियर होनी चाहिए। 4q q को रिपल कर रहे हैं, कितने फोर्स से, k को जाने दीजिए। CGS में चलते हैं, CGS में कैपिटल k की स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है CGS में, तो 4 इंटू क्यू यानी 4 इंटू 1 आ रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, 4 इंटू 1 ये फोर्स आ रहा है इसका। तो कैपिटल क्यू का फोर्स कितना आना चाहिए, डिस्टेंस उसकी आधी है तो फोर्स 4 टाइम्स तो वैसे हो गया। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे सही जवाब क्या है। इतना हिंट समझदार को इशारा काफ़ी है, और नहीं समझे हैं तो बच्चों एक बार लिख कर कीजिए, फिर दोबारा से मेरा हिंट सुनिए। हिंट सुनेंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज -q। ओरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +q and -q चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन सेपरेशन। ठीक है, स्फीयर्स हैं, उन पे +q -q चार्ज है, कुछ दूरी पर रखा है, F फोर्स एक्ट्स बिटवीन दैम, ये फोर्स काम कर रहा है। इफ अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग चार्ज +q इज केप्ट इन द मिडिल ऑफ दैम, है ना, ये देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैम। ओके, मैं यहीं सही कर देता हूँ बच्चों, आंसर आपने देख लिया, चलो कोई बात नहीं, मिडिल ऑफ दैम। ओके, slide show. It experiences a force in magnitude and direction as, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी तरफ लगेगा, ये -q चार्ज है, यहाँ जो लिखा है ना ये -q चार्ज है, इसको भी करेक्ट करता हूँ, -q। तो बच्चों एट F 8 टाइम्स F फोर्स लगेगा टुवर्ड्स -q लगेगा। तो ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डायल ऑफ ए क्लॉक एज शोन इन फिगर। फिगर में भी दिखा रहा हूँ आपको। इफ द क्लॉक हैज़ ओनली आर एंड, इसमें सिर्फ घंटे की सुई है, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज Q0 प्लेस्ड एट द सेंटर
पॉइंट्स इन द डायरेक्शन विच शोज द टाइम एज। देखो बच्चों, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो टाइम आपको प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे मिलिट्री में होता है ना, मिलिट्री में बोलते हैं कि आप 12 पे जाओ, 6 पे जाओ, 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, ग्राउंड को, या क्रिकेट खेलते वक्त भी ये नोटेशन यूज़ किया जाता है, एंड वेरी इंटेलिजेंट नोटेशन। ऐसे ही छुपनी पत्ता जब आप खेल रहे हैं तो हिंट दे सकते हैं भाई वहाँ छुपा है बच्चा या वहाँ छुपा है ना। ग्राउंड को 12 एक रेफरेंस चाहिए, 12 मानते हैं। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा, सही आंसर आपने ढूंढ लिया है तो टिक लगा लीजिए। यहाँ दिख रहा है सॉल्यूशन, देखें बच्चों, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में से होकर जाएगा, प्लस क्यू रिपेल करेंगे इन दोनों के बीच में से होकर जाएगा। और यहाँ कितने बचते हैं आपको पता है, इनमें से 1.5 नहीं बचते, 4.5 नहीं बचते, 10.5 नहीं बचते, तो क्या बचते हैं, 7.5। करेक्ट आंसर इज 730। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small spheres each having charge plus q are suspended by insulating threads of length l from a hook. This arrangement is taken to a space. इस space में gravity नहीं होती, but there is no gravitational effect. Then the angle between the two threads and the tension in each will be. आप इसका जवाब दे सकते हैं। So correct answer आपने निकाल लिया होगा, सही जवाब है 180 डिग्री एंड k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मीन्स k q² बाय 2l का होल स्क्वायर, जो कि 4l² आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट। इसमें जो कूलम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट, इस पर गौर कीजिए, कई बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं, वो आपको बताना है। तो पढ़ लीजिए, सही जवाब ढूंढ लीजिए। साफ साफ दिख रहा है हमें सही जवाब क्या है। कूलम्स लॉ इसके बारे में बिल्कुल नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बाइंडिंग फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। सो कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नो, नॉट एट ऑल, यही गलत स्टेटमेंट है, ये तो न्यूक्लियर फोर्स है। Question number 20. If a body has positive charge on it, then it means it has positive charge है, तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज है मतलब, देखो बच्चों, प्रोटॉन तो कहीं आते जाते हैं नहीं, है ना, जो भी आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव आ गया, तो जवाब आप जानते हैं, आंसर इज 4, लॉस सम इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर या नहीं है, what is the sure test? तो थ्योरी में आपने सीखा था, it is repulsion. So correct answer is repulsion between bodies, because attraction अगर है तो हो सकता है एक बॉडी न्यूट्रल हो। जैसे बैलून को जब आप चार्ज करते हो दीवार पे चिपक जाता है, दीवार तो न्यूट्रल थी। जब स्केल को या कॉम को आप चार्ज करते हो, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो उठा लेता है, वो कागज़ के टुकड़े तो न्यूट्रल थे। तो अट्रैक्शन है तो एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, दूसरा चार्ज हो सकता है। मैग्नेटिज्म में चले जाओ, अट्रैक्शन अगर है तो एक लोहा हो सकता है, दूसरा मैग्नेट हो सकता है, पर रिपल्शन है तो डेफिनेटली दोनों ही मैग्नेट हैं। तो रिपल्शन इज द शोर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन। दिस इज कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सॉलिड एंड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हैव सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, देन कौन ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा, बताओ। जब तक मैं इसमें करेक्शन कर लेता हूँ, आप बताओ, पॉज कर लो। कौन ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा? आंसर देख लिया सबने? वैसे भी पता होगा आपको चार्ज कहाँ रहता है, सिर्फ सरफेस पर रहता है। तो जब चार्ज रहता ही सरफेस पर है तो सरफेस एरिया तो दोनों का सेम है, चाहे वो हॉलो चाहे सॉलिड हो। जब सरफेस एरिया सेम है तो दोनों मैक्सिमम चार्ज जो होल्ड कर सकते हैं वो इक्वल है। तो बोथ द स्फीयर्स विल होल्ड same maximum charge. When a conducting soap bubble is negatively charged, then चाहे आप नेगेटिवली चार्ज करो चाहे पॉजिटिवली चार्ज करो, इफेक्ट तो सिमिलर ही आना है। क्या आना है? करेक्ट आंसर इज इट एक्सपांड्स ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, इट विल एक्सपांड, फैलेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप। कैसे? सोचना जरा,
हाउ टू चार्ज ए सोप बबल। कहीं ऐसा तो नहीं सोप बबल पहले से चार्ज होता है, जब बनता है उस दौरान फ्रिक्शन की वजह से जब फूंक मारते हैं आप तो चार्ज हो जाता है। सोप बबल बनाकर देखना क्या वो एक्सपांड होता है बनने के बाद, जस्ट ऑब्जर्व इट। साबुन के बुलबुले बहुत बनाए आपने। 5 balls marked A to E, A B C D E, 5 बॉल आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, अलग अलग धागे से लटका दिया। Pairs B, C and D E show electrostatic repulsion while pairs A, B and C, E and A, E show electrostatic attraction. The ball marked A must be, A पर कौन से नेचर का चार्ज है वो आपको पता करना है। ऐसे सवाल कैसे होते हैं? What is the concept? B, C, D, E repulsion मतलब B, C पर सेम नेचर का चार्ज है एंड बोथ आर डेफिनेटली चार्ज। D और E डेफिनेटली चार्ज, उन दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। अब हम देख रहे हैं C और E अट्रैक्ट कर रहे हैं, C और E अट्रैक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली चार्ज हैं। इसका मतलब C और E पर अपोजिट नेचर का चार्ज है, पर हमें तो A के बारे में बताना है बच्चों। A और E, अभी हमको पता चला कि B और E के बारे में हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसके बेसिस पर बताना A के बारे में है। तो A B को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ A नहीं आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। और दूसरा A E को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर A चार्ज्ड हो तो B और E पर, जो यहाँ से हम कंक्लूड कर पा रहे हैं बच्चों, B और E पर कैसा चार्ज होना चाहिए? B और E पर सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए। तो B और E के बीच रिपल्शन होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन नहीं है क्या B और E के बीच रिपल्शन है, वो नहीं मेंशन है, ठीक है। पर B और C के बीच रिपल्शन है, तो B और C पर भी सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए। B और C पर C और E के बीच अट्रैक्शन है। अब इसी के बेसिस पे आप देख सकते हो कि A B को भी अट्रैक्ट करे, A E को भी अट्रैक्ट करे। ये तो तभी पॉसिबल है जब A कैसा हो। सही जवाब है अनचार्ज, न्यूट्रल, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर से सोचें, इस तरह के और क्वेश्चन फ्रेम करें, अपने आप से बनाएं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट 25th, यानी प्लास्टिक रॉड रब विद वूल इज ब्रॉड। प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं वूल से, तो बताइए प्लास्टिक पर कौन से नेचर का चार्ज आता है? टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज का नाम सुना होगा आपने। वूल पर आता है पॉजिटिव, प्लास्टिक पर आता है नेगेटिव, मैंने बता दिया। अब जवाब आप ढूंढ लो अपना। नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास ला रहे हो तो लीव्स का क्या होगा? पहले से वो नेगेटिवली चार्ज है, लीफ डाइवर्ज हो रखी हैं। अब आप क्या कर रहे हो? डाइवर्ज हो रखी हैं, अभी नेगेटिव चार्ज और दे रहे हो उसको, तो और नेगेटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज डायलेट, यानी दूर दूर जाएंगी और दूर जाएंगी, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। पॉजिटिव देते तो कॉन्ट्रैक्ट होती। कूलम्स लॉ इज एनालॉगस टू, कूलम्स लॉ इनमें से किसके एनालॉगस है? सही जवाब है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर F लगा रहे हैं जब डिस्टेंस अपार्ट, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट पे रखा है, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए। इफ़ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ्ड, आधा आधा कर दिया हमने, और डिस्टेंस जो है वो डबल कर दी। चार्ज आधा आधा कर दिया बच्चों, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ गया। डिस्टेंस डबल कर दी, 1/4 और आ गया। देन द न्यू फोर्स बिटवीन, सही जवाब आप ढूंढ सकते हैं, F/16. 2 equally charged identical small balls kept some fixed distance apart exert a repulsive force F on each other. ठीक है, similar uncharged ball after touching one of them is placed at the midpoint of the line joining the two balls. Force experienced by the third ball is. कैलकुलेट कर लीजिए, ओरल कैलकुलेशन। मान लीजिए इक्वली चार्ज, आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, मेरी आवाज़ मत सुनिए, मैं तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक। तो इक्वली चार्ज Q है, कुछ दूरी पर रखा हमने, दूरी कुछ भी हो सकती है, मान लो दूरी R है, फोर्स है F, तो F किसके बराबर हो गया? KQ² / R², ये तो हो गया F।
अब वैसे ही अनचार्ज बॉल को लेके आए, एक से टच किया तो उसने आधा चार्ज शेयर कर लिया, उसके पास Q/2 आ गया, उसको उठाकर हमने रखा मिड पॉइंट पर। तो इस Q/2 पर इधर वाला जो Q है वो कितना लगा रहा है बच्चों, कि Q इंटू Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, तो F/2 लगा रहा है। अच्छा, दूसरा वाला Q इस Q/2 पर कितना लगा रहा है, सॉरी इधर तो Q/2 ही रह गया था, तो इसके पास भी Q/2, इसके पास तो कितना लगा रहा है, F/4 लगा रहा है, कि Q/2 इंटू Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। ओके, लिख के करते हैं। वैसे कर सकते हैं पर बेटर है लिख के करते हैं। हियर इज द सिचुएशन, ये Q, ये डिस्टेंस R और इनके बीच लगने वाला फोर्स F, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, KQ² अपॉन R², ये गिवन है। अब हमने क्या किया, एक दूसरा चार्ज, दूसरे बॉल लाए, इसे टच किया तो इसके पास कितना रह गया Q/2, और उसको यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखा, उसके पास भी कितना है Q/2, और आपसे कह रहे हैं इस पर नेट फोर्स निकालना है आपको, इस पर जो कितनी दूरी पर है, R/2 डिस्टेंस पर है। तो A पर पड़ा Q/2, C पर पड़े Q/2 पर फोर्स लगाएगा कितना, कि Q/2 इंटू Q/2 अपॉन R/2 डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। तो आपने देखा सब कुछ कट गया, वापस आ गया KQ²/R², मैं उसको F लिख देता हूँ। इतना तो लगेगा इस तरफ F, और ये वाला Q कितना लगाएगा, बाकी सब सेम है, बस एक Q है, तो ये इधर जो लगाएगा वो लगा 2F। समझना इस बात को, जस्ट डबल, क्योंकि एक Q/2 कम है, Q है पूरा, तो नेट फोर्स कितना लगा टुवर्ड्स A लगा, कितना लगा, F के बराबर लगा, F टुवर्ड्स A। सो दिस इज द आंसर, F टुवर्ड्स A। आंसर इज 3F। डायरेक्शन बताएं तो टुवर्ड्स A, जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, ए चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज है, हैज़ इट्स लीव्स अपार्ट बाय सर्टेन अमाउंट, कुछ दूरी पर फैली हुई हैं, और किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वो फैली हुई हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज सब्जेक्टेड टू एक्सरेज डालना शुरू किया हमने। एक्सरेज के बारे में बता दूं, एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, और जिस पर हम एक्सरेज डालते हैं, जैसे जिंक रॉड पर, अगर जिंक प्लेट पर एक्सरेज डालते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। देन द लीव्स, आंसर आपको बता, थ्योरी मैंने बता दी, हिंट दे दिया आपको। सो करेक्ट आंसर इज कोलैप्स। और आगे की बात करें, शुरू में तो कोलैप्स होगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज की वजह से डाइवर्ज हो रखी थी, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए एक्सरे डालने पर, तो डाइवर्जेंस कम होगा। अभी भी अगर एक्सरे डालना चालू रखा तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा निकल जाएंगे कि अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये फिर से डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगी। सो इट विल हैपन। तो आगे की बात भी पता होनी चाहिए आपको, पर इंस्टेंटेनियसली अगर हम बात करें एक्सरेज डालने के जस्ट बाद, अभी क्या होना शुरू होगा, कोलैप्स हो जाएंगे वो, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर और देर तक कंटिन्यू करें, एक्सरे लगातार डालें, देन फर्स्ट वो कोलैप्स होंगे, देन अगेन डाइवर्ज होंगे या डायलेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स A0 एंड -A0। डाइपोल जैसी फीलिंग आ सकती है आपको, पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, डाइपोल नहीं है, लोकेशन ऐसे अलग अलग है, एक्स एक्सिस पे हमने लगा दिया। एन अपोजिट चार्ज -Q एट रेस्ट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट 0A, वहाँ से उसको हमने छोड़ा। ऑन द y एक्सिस द चार्ज -Q विल, किधर जाएगा, डायग्राम बनाकर देख लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। पूछा है क्या SHM करेगा, क्या SHM नहीं करेगा। तो SHM की शर्त जो क्लास 11 में आपने पढ़ी थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। जो भी फोर्स है, अगर ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, या फोर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन होता है, तो SHM होता है, नहीं तो नहीं होता।
स्ट्रेट लाइन में होता है मोशन तो एस एच एम होता, नहीं तो नहीं होता। दो कंडीशन है, मोशन शुड बी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड द रिस्पॉन्सिबल फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन। तो वो कंडीशन आपको यहाँ निकाल कर देखनी होगी। करेक्ट आंसर है 4, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बट नॉट एस एच एम। रीजन ये सिचुएशन है बच्चों, माइनस ए प्लस ए पर आपने चार्जेस रखे प्लस क्यू ईच, माइनस क्यू को छोड़ा, डिस्टर्ब किया तो माइनस क्यू पर फोर्स लगाएगा, इधर इधर लगाएगा, ये रीस्टोर करेगा इसको। यहाँ तक आते आते ये इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, फिर वापस तो ऑसिलेट तो करेगा, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन भी करेगा, पर जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जब मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ तो वो एस एच एम की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, खाली यहीं एक्स आ रहा होता तो बात बन जाती, नीचे भी आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए जवाब एस एच एम नहीं है। 31. 4 charges each equal to capital Q are placed at the 4 corners of a square and a charge small q is placed at the center of the square. System is in equilibrium, then the value of small q आपको निकालना। equilibrium मतलब net force 0 है। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज में गड़बड़ होती है, पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, पर कैलकुलेशन जो की है सिर्फ चार्ज क्यू के इक्विलिब्रियम को लेकर कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे। ये पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए हर एक पर सिमेट्री, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। करेक्ट आंसर है 2। कैसे? हियर इज द सॉल्यूशन। ये कैपिटल क्यू ईच, यहाँ सिमेट्री है तो हर एक का इक्विलिब्रियम आ गया, ये √2L आ गया डिस्टेंस क्योंकि ये L है, तो इस पर नेट फोर्स हमने निकाला। जितने फोर्स से ये क्यू क्यू रिपेल करे उतने फोर्स से अगर ये अट्रैक्ट कर ले तो बात बन जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन। नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू अदर कॉर्नर चार्जेस वो हमने निकाल लिया। इस क्यू की वजह से जो है रिजल्टेंट निकाला, और ये तो डायरेक्ट लगा ही रहा है जिसकी डिस्टेंस √2L है। और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सेंटर चार्ज, जो हम यहाँ पे सेंटर पे माइनस क्यू रखेंगे, ये तीनों मिलकर जितना लगा रहे हैं उतना ये माइनस क्यू खींच ले उतने फोर्स से, तब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और सिमेट्री है हर एक के लिए, तो पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात हो गई है ना, क्योंकि यहाँ सिमेट्री है। So correct answer is small q equal to minus q by 4 times 1 plus 2√2। इतना इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not true about electric charge? Charge on a body is always integral multiple of certain charge known as charge of electron. Charge is a scalar, ये तो सही है। नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, सही है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। ऐसे ही सोच के सवाल बना दिया है। अगर हम बात करें चार्ज एट रेस्ट की, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज रेस्ट पर है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब दो। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसमें से? सही जवाब है बच्चों आंसर नंबर 4। रीज़न, ए रेस्ट चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्योंकि मास जो है, अगर वो चार्ज रेस्ट पर है, ये बोल रहे हैं चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। मास के लिए तो सही है ये बात, और जब तक मास मूव नहीं कर रहा है तो वो जो इक्वेशन होती है m इक्वल टू m0 काइनेटिक मास की अपॉन √1 - v²/c², वो एप्लीकेबल नहीं है। वेलोसिटी उसकी 0 है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं सकता। मास एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी शर्त क्या है कि वो बहुत ही हाई स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चले, तब तो कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके हिसाब से ये आंसर बन गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तोल लो भाई तराजू लेकर। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज होगा? 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए आपको, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये दिया रहेगा, है ना। तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है। तो पहले पता करो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19, कैलकुलेट कर लो, सही जवाब निकाल लो। करेक्ट आंसर है 1.76 × 10⁻11 कूलम, इतना 1 किलोग्राम। अब इसका रिलेशन देखो, मेरे को याद आ रहा है बच्चों, डेटा चार्ज टू मास रेशियो जो डिटरमाइन किया था किसने?
थॉमसन ने जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने थॉमसन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, वो जो एपरेटस था उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m यानी E/m निकाला था, और वो E/m जो था वो कितना था, यही है डेटा, वो था बच्चों 1.76 × 10⁻11। तो मैच हो गया। 34 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ये Q1 वो Q2 ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो सही जवाब क्या हुआ? सही जवाब हुआ 1 Q1 Q2 <0। प्रोडक्ट <0 होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तभी वो अट्रैक्ट करेंगे। बोथ चार्ज शुड बी अनलाइक चार्ज। A charge Q is to be distributed on two conducting spheres. What should be the value of the charges on the spheres so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at a fixed distance from each other in air? रिलेट करो बच्चों, को रिलेट करो। सिमिलर क्वेश्चन आपने किया रिसेंटली, अभी इसी एक्सरसाइज में किया है, इसी वीडियो में किया है। रिलेट करो, आंसर निकालो। करेक्ट आंसर इज 1 Q/2 एंड Q/2। कैसे? Form the function. To maximize this function, find dF/dq. Put dF/dq equal to 0. अब यहाँ पर क्या, कैपिटल Q को वेरिएबल मान लिया हमने और स्मॉल q गिवन है, इसलिए चार्जेस क्या हो गए, कैपिटल Q एंड स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। तो Q आ गया Q/2। तो ये तभी पॉसिबल है, मैक्सिमम तभी होगा जब आधा आधा कर देंगे Q/2 एंड Q/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। A point charge Q1 exerts an electric force on a second point charge Q2. Third charge Q3 brought near the electric force of Q1 exerted on Q. Same आंसर आप जानते हैं इसका, remains unchanged because superposition principle हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डिपेंड ही नहीं करता है प्रेजेंस पर। 3 charges 4Q, Q and Q are placed at straight line length L। कहाँ कहाँ रखा है, 0 L/2 L पर। इमेजिन करो डायग्राम दिमाग में, नहीं तो बना लो कागज पे। व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0? सिमिलर क्वेश्चन आपने किया है बच्चों, अपने आप करो इसको। करेक्ट आंसर इज -Q। क्या कह रही चिड़िया? हाँ, क्या क्या हो गया, बोलो, गई। -Q। तो नेट फोर्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कैपिटल Q इक्वल टू -Q। हियर इज द डायग्राम। सिमिलर क्वेश्चन अपने अलग फॉर्मेट में किया था। ए पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge -Q1 is moving around charge +Q2 along a circular path of radius r. Find period of revolution of charge -Q। अच्छा सवाल है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, चक्कर लगाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन एटम इमेजिन करो, सेंटर पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो K Q1 Q2/r² इक्वल टू mv²/r। हिंट काफ़ी है, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो बच्चे। करेक्ट आंसर इज 1 इज करेक्ट आंसर। कैसे? ये डायग्राम हमने इक्वेट किया दोनों फोर्सेस को। एक ट्रिप की बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v। तो 2πr/v में हमारे पास v यहाँ से आ गया, फोर्सेस को इक्वेट करके वेलोसिटी आ गया हमारे पास, जो किसकी टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ r है। तो r इसमें आ गया एक्सप्रेशन में इन टर्म्स ऑफ r। v की वैल्यू हमने रख दी उठा के यहाँ से। सो करेक्ट आंसर इज √16 π³ ε0 mr³ Q1 Q2। एटम्स चैप्टर में भी ये काम आता है कंसेप्ट, जब हम बोर की थ्योरी पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर 3 point ऑब्जेक्ट्स P, Q and R. P and Q रिपेल ईच अदर। जब भी आ गया दो रिपेल कर रहे, डेफिनेटली वो चार्ज है और उन पर सेम नेचर का चार्ज है। तो P और Q पर सेम नेचर का चार्ज है, दोनों चार्ज है। वाइल P and R अट्रैक्ट, हो सकता है R पर अपोजिट नेचर का चार्ज हो सकता है R न्यूट्रल हो, क्योंकि अट्रैक्शन से तय नहीं होता चार्ज है कि नहीं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड R? तो Q और R के बीच में नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, तय कर लो बच्चों।
बैटरी भी लो हो गई है तो वीडियो भी ख़त्म होने वाला है. ओके, so correct answer is 2, attractive force. Which of the following processes involves the principle of electrostatic induction? Correct answer is 4, all of these. Principle of electrostatic induction, all of these या none of these? बच्चों जेरोक्स में तो होता है, चॉकलेट मेकिंग में, पॉलिनेशन में क्या होता है मुझे नहीं पता. आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं सवाल, जज करना अच्छे से. सो दिस वीडियो इज़ ओवर. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं बच्चों. बी प्रिपेयर्ड.